ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। वक्त जनहित के संडे एडिशन का है। आज रविवार का दिन है। उम्मीद है परमात्मा की कृपा से आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। परमात्मा की कृपा से आपका संडे अच्छा बीता होगा और परमात्मा की कृपा से आपका मंडे भी अच्छा ही जाएगा। मैं बार बार परमात्मा की याद इसलिए दिला रही हूं क्योंकि हमारे देश में सिस्टम को चलाने वालों को यह मानना है कि सिस्टम तो परमात्मा चलाते हैं। वो जब चाहें सुनामी ले आए, वो जब चाहें किसी को गड्ढे में गिरा दें, उनकी जब मर्जी हो वो घर की छत को भरभरा कर आपके सिर पर गिरा दें और परमात्मा का जब मन करे वो आपको अधर में लटका दें या फिर अचानक से जमीन पर ला पटकें परमात्मा आपको। और अपनी नाकामियों का ठीकरा परमात्मा पर फोड़ने की ये लीला किसी एक मंत्री की रची हुई नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा हो गया है। बीते 72 घंटे की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं। लोग मरे, लोग जिए, कोई गवर्नमेंट की 70 साल हो गया आज़ादी है जी। ये देखो ये हाल है। मतलब बच्चे हमारे लोग बाहर जाते हैं, कनाडा अमेरिका क्यों जाते हैं? ये रीज़न से जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल ही बड़ा मुश्किल हो रखा है। आम आदमी मरेगा ना बेचारा, तब ये थोड़े चौकस होते हैं, उसका बस भूल जाते सब। पिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये घटनाएं अलग अलग शहरों की, लेकिन सूरजकुंड में सुनामी झूले की वजह से जो हादसा हुआ है उस पर हरियाणा के एक मंत्री ये कहते हुए पाए गए सिस्टम की लापरवाही नहीं थी, ये तो परमात्मा की मर्जी थी जी। सरकार का सिस्टम तो बड़ा मासूम था, परमात्मा को रोक नहीं पाया वो। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा जैसे 2-4 मंत्री और ना हो। सूरजकुंड के हादसे पर कमाल का जवाब लेकर आए हरियाणा के मंत्री जी। आप इस सोच को जरा समझिए आप कि मेला जब मजे से चल रहा हो तो उसकी वाहवाही लेने के लिए खुद हाजिर हैं, तब परमात्मा याद नहीं आते इन्हें। लेकिन जैसे ही कोई हादसा हो जाता है तो फिर सारा ठीकरा परमात्मा है ना, फोड़ दो परमात्मा पर, खुद किनारे हो लो। ये एक मंत्री की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की सोच पर बड़ा सवाल है। कुर्सियों पर बैठे खुद मंत्री जी सरकार से तनख्वाह अफसर लें, सत्ता की मलाई ये सब खाएं और जब कोई हादसा हो जाए तो फिर सारा ठीकरा परमात्मा है ना, परमात्मा पर फोड़ दो। मतलब मुकदमा करना हो तो आम आदमी क्या करे? परमात्मा पर मुकदमा करे, न्याय परमात्मा से मांगे। फिर सरकार किस काम की है जी? सारा सिस्टम किस काम का है? पिछले कुछ दिनों में हादसों की ऐसी सुनामी आई जो आम जिंदगी को अपने साथ ले गई। रोते बिलखते अपनों को पीछे छोड़ गई। कहीं प्रशासन सोता रहा तो कहीं जिम्मेदारी लेने के लिए सिस्टम से कोई सामने नहीं आया। इन घटनाओं के लिए इससे पहले कि किसी को जांच के घेरे में लाया जाए, जवाबदेही तय की जाए, एक मंत्री जी के बयान ने साफ कर दिया कि हादसों का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सब परम पिता परमात्मा की मर्जी है। वाह मंत्री जी, आपके अनमोल वचनों ने बजाय सिस्टम से सवाल करने के दैवी शक्तियों को ही मानो इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। हरियाणा के पर्यटन मंत्री अपनी व्यवस्था दुरुस्त करने के बजाय परमात्मा की ओर उंगली उठा रहे हैं। आप भी सुनिए। रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परम पिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए। तो क्या मंत्री जी के मुताबिक इंस्पेक्टर जगदीश की मृत्यु
लोगों की जान बचाते वक्त इसलिए हो गई कि उनका समय आ गया था। क्या हवा में सुनामी आई और झूला लहरा गया? इससे मंत्री जी के सिस्टम का कोई लेना देना नहीं। मेले में घूमने आए करीब 12 लोग घायल हो गए। इसमें भी भगवान की मर्जी थी क्या? हादसे के बाद प्रशासन की नींद टूटी तो जांच शुरू हुई। फिलहाल फरीदाबाद पुलिस ने 105 BNS यानी गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया है। SIT का भी गठन कर दिया गया है। हादसे के बाद 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। सवाल है, इतना बड़ा मेला लगा है और मंत्री जी ऐसा बयान दे रहे हैं। हालात संभालने के लिए खुद CM नायब सिंह सैनी को सामने आना पड़ा। जांच के आदेश दिए हैं कि इस सारे की रिपोर्ट बना करके वो देंगे कि क्या कारण हुए, किस कारण से वो हुआ है। हमारा पुलिसकर्मी हुआ है, उसको आर्थिक सुरक्षा तो प्रदान की जाएगी। नाटक कर रहे हैं सरकार की तरफ से मंत्री कोई नहीं आया सर। नो वन सर, नो वन। मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं आया। इवन बस मीडिया ही मेरे घर के बाहर तक आए हैं। ये वो बदनसीब भाई है जिसने सिस्टम की लापरवाही के चलते अपने भाई को खो दिया। कारण अपने भाई कमल की मौत से दुखी है। शायद भगवान को ऐसे सिस्टम के लिए कोस रहा हो। क्यों? अब उसे समझिए। जिस गड्ढे में कमल गिरा वहां से विपिन नाम का एक राहगीर गुजर रहा था। भले मन से उसने यहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को इस घटना की जानकारी दी। सिक्योरिटी गार्ड ने गड्ढे के पास में टेंट लगाकर रह रहे मजदूर योगेश को इसकी जानकारी दी। योगेश ने अपने सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को बुला लिया। राजेश प्रजापति ने कॉन्ट्रैक्टर हिमांशु गुप्ता को फोन पर हादसे की जानकारी दी। दोनों के बीच रात 1:45 पर फोन पर बात हुई, जिसके बाद राजेश प्रजापति मौके से चला गया। यानी इस घटना के बारे में 1-2 नहीं बल्कि 5 लोगों को पूरी जानकारी लग चुकी थी। अगर समय रहते पुलिस को जानकारी मिल जाती तो शायद कमल जिंदा रहता। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि सिस्टम की लापरवाही के चलते एक बार फिर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल इस घटना ने हाल ही में नोएडा में युवराज के साथ हुए दर्दनाक हादसे की घटना याद ताजा करा दी, जब सिस्टम के नक्कारेपन के बाद उसे भी कार समेत गड्ढे में समाना पड़ा था। नोएडा में आज भी सेक्टर 144 में अचानक निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरने से 2 मजदूरों की जान चली गई। शटरिंग लगी हुई है, वो शटरिंग जो है वो फिसला और उसको फिसलने के बाद 3 जो मजदूर हैं वो नीचे गिर गए। नीचे 2 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि कोटा में सिस्टम की ही पोल खुल गई। शनिवार को तलवंडी में एक 3 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से 2 लोग मारे गए। हैरानी की बात है कि ऊपर निर्माण का काम चल रहा था और नीचे रेस्टोरेंट खुला हुआ था, जहां लोग बैठकर खाना खा रहे थे। कोई जो भी कारण रहे होंगे उन कारणों की जांच भी होगी, जांच कमेटी भी बैठेगी। उसके बाद में हादसे के बाद में वो जांच होगी। वो जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भले ही जांच के आदेश दे दिए गए हों, लेकिन समय रहते सिस्टम कब जागेगा, कब ये हादसे बंद होंगे? हरियाणा के जो मंत्री हैं, परमात्मा को हादसों की वजह बताने की बजाय जिम्मेदार लोगों के बारे में अगर बात करते तो शायद सिस्टम कुछ चुस्त दुरुस्त होता। ऐसे हादसे शायद आगे टलते। दिल्ली में कमल की जान बच जाती। नोएडा में मजदूर कुचलकर नहीं मरते। कोटा में खाना खाते छात्रों की जान न जाती। अक्सर देखा गया है लापरवाही करने वाले लोग या सिस्टम हादसों के बाद कैसे खुद को बेगुनाह बताने की कोशिशें करने लगते हैं। झूला टूटा तो कहा जाता है ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसकी चलती है। पुल टूटकर गिरता है तो भारी बारिश पर जिम्मेदारी थोपने की कोशिश हो जाती है। सड़क धंस जाती है तो सिस्टम इसे खराब मौसम से जोड़ देता है। अक्सर ये वजह ही सामने आई है। निर्माणाधीन इमारत ढहती है तो भी अचानक अनहोनी की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ता है ये सिस्टम। आपको बता दें, हमारे देश में एक्ट ऑफ गॉड का प्रावधान जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मानवीय लापरवाही होने पर आप आंख मूंद लें। यहां तो हर मामले में लापरवाही साफ नजर आ रही है ना। अब कानून अपना काम कर रहा है, हर लापरवाही का हिसाब देना होगा। अब आगे आज के सबसे बड़े सियासी घमासान की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगी। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं इसी साल, उनमें आबादी के लिहाज से असम चौथे नंबर पर आता है। लेकिन आज चुनावी घमासान में असम टॉप ट्रेंड कर रहा है। वजह है पाकिस्तान और ISI की चुनावी एंट्री। इस घमासान के 3 चेहरे हैं। एक तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, दूसरी तरफ असम के सीनियर कांग्रेस नेता, लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई, जिन पर
हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न को लेकर निशाना साध दिया है और मिस्टर एंड मिसेस गोगोई पर पाकिस्तानी एजेंट होने का, आईएसआई के लिए काम करने का, देश के सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेचने का न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को पति पत्नी की जांच की सिफारिश कर दी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने चैलेंज दिया, गौरव गोगोई अगर दूध के धुले हैं तो उन पर मानहानि का मुकदमा करके दिखा दें, वो भी देश के सामने सारे सबूत लेकर आ जाएंगे। तो गौरव गोगोई असम में कांग्रेस का इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा है। गोगोई कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में भी बड़ी आवाज है। हेमंता सरकार केंद्र से मांग करेगी कि गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ का वीजा रद्द कर दिया जाए क्योंकि उनका आना जाना और रहना देश के लिए अब खतरा बन चुका है। गौरव गोगोई के सारे पाकिस्तान दौरों की भी जांच के दायरे में दौरों को भी लाया जाए। तो सबसे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा से वो सारे आरोप आप सुनिए जो एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर लगाए हैं। गौरव गोगोई 10 दिन पाकिस्तान में रहा। उनका विजिट पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्ट्री ने फैसिलिटेट किया। ये 10 दिन वो कहाँ गए थे, कहाँ रुका था, किसको किसको मिला था। उनका बीबी पाकिस्तान में नौकरी करते थे, भारत आए, लेकिन तनख्वाह पाकिस्तान से ही आते रहे। बीबी का पाकिस्तान का अकाउंट आज भी चल रहा है। अगर वो क्लैरिफाई नहीं करेगा वो तो हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट बनते ही रहेगा। गौरव गोगोई और एलिजाबेथ कोलबर्न ने 2013 में शादी की। एलिजाबेथ ब्रिटिश नागरिक हैं, दोनों के 2 बच्चे हैं और वो भी ब्रिटिश नागरिक हैं। एलिजाबेथ ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में सीनियर एडवाइजर हैं, लेकिन इससे पहले 2011 से लेकर 2015 के बीच क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क के साथ वो काम करती थीं और पाकिस्तान और नेपाल में भी इस सिलसिले में वो रही हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगा दिया कि एलिजाबेथ पाकिस्तान में भारत विरोधी अली तौकीर शेख के संपर्क में थी। एक साजिश के तहत उन्हें भारत ट्रांसफर किया गया। उनकी सैलरी पाकिस्तान से आती रही। तौकीर भी कई बार भारत आए, गौरव गोगोई भी पाकिस्तान गए और बहुत कुछ वो छिपा रहे हैं। ये आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा लगा रहे हैं। अभी आप बोल सकते हैं आप अरेस्ट नहीं क्यों किया। चुनाव का पहले ऐसा स्टैंड लेना इट इज नॉट ए वेरी इजी जॉब, बट दिस इन्वेस्टिगेशन विल डेफिनेटली लीड टू सम हार्ड एक्शन। इफ आई अरेस्ट हिम नाउ आई विल बी एक्यूज ऑफ पॉलिटिकल that Himanta Biswa Sharma is doing politics before election and all. So, as we have handed over the case to MHA, I am sure that logical conclusion will take place. राजनीति करने के आरोपों से तो हेमंत बिस्वा शर्मा अभी भी नहीं बच पाएंगे क्योंकि टाइमिंग आप देखिए, कब से मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, लेकिन उनको ये मुद्दा और गौरव गोगोई और उनकी पत्नी की घेराबंदी करना एन चुनाव से पहले याद आ रहा है। तो सही बात है, आरोप तो लगेंगे राजनीति करने के, टाइमिंग की वजह से। वैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने जितने आरोप लगाए उनके सबूत होने का वो दावा कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया है एलिजाबेथ ने आईबी सूत्रों से क्लाइमेट एक्शन के बारे में जानकारी इकट्ठा की। भारतीय फर्म में नौकरी करते हुए एलिजाबेथ 6 बार इस्लामाबाद गईं। दूसरे एनजीओ में शामिल होने के बाद एलिजाबेथ 3 बार पाकिस्तान गईं। एलिजाबेथ सिर्फ अटारी बॉर्डर से ही जाती थीं, कभी भी वो फ्लाइट से नहीं गईं पाकिस्तान। एलिजाबेथ को पेमेंट करने के लिए एफसीआरए नियम ताक पर रख दिए गए। गोगोई ने चुनावी हलफनामे में पत्नी के पाकिस्तानी बैंक खाते की बात छिपाई है। गोगोई शादी से पहले दिसंबर 2013 में बिना बताए पाकिस्तान गए थे। गोगोई का वीजा सिर्फ लाहौर का था, लेकिन वो कराची, इस्लामाबाद यहां भी गए। पाकिस्तान में गोगोई 10 दिन डिजिटली साइलेंट थे। कोई ट्रेनिंग ली होगी, ये आरोप लगा रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। लौटने के बाद गोगोई ने संसद में रक्षा और एटमी संयंत्रों पर सवाल भी पूछे थे। कल अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट 2024 का चुनाव हुआ, गलती से अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट आते थे तो गौरव गोगोई वुड हैव बीन इन द टॉप 6 मिनिस्ट्री। पाकिस्तान उनको ब्लैकमेल नहीं करते थे। 10 दिन भाई पाकिस्तान में रुका, कितना लोगों से उनको हैंडशेक करवाया। अगर वो ब्लैकमेल नहीं होते थे, ये सब क्वेश्चन करते कोई पार्लियामेंट में कि न्यूक्लियर वेपन कहाँ है, न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ है, यूरेनियम कहाँ है, कोई ये सब प्रश्न पार्लियामेंट में करते हैं देश का।
हेमंत बिस्व शर्मा के आरोप आपने सुन लिए। पलटवार गौरव गोगोई की तरफ से किया गया है। गौरव गोगोई ने हेमंता के आरोपों को सिरे से यह कहते हुए खारिज किया, हेमंता की कोई विश्वसनीयता ही नहीं है। गौरव गोगोई की तरफ से लिखा गया है, सीएम ने खुद को शर्मिंदा किया। असम जानता है धोखेबाज सीएम कौन है। 2.5 घंटे खर्च करके सीएम ने अपनी फ्लॉप फिल्म दिखाने की कोशिश की। मैंने पहले भी कहा था ये फ्लॉप होगा। ये फ्लॉप नहीं, ये तो सुपर फ्लॉप है। हम हेमंता की 12,000 बीघा जमीन का मुद्दा उठा रहे हैं, ये उसी की बेचैनी है। हेमंता बिस्व शर्मा ने 6 महीने तो कुछ नहीं किया, केंद्र को कुछ तो रिपोर्ट उन्हें देनी थी ना। तो ये कहकर गौरव गोगोई की तरफ से हेमंत बिस्व शर्मा की घेराबंदी की जा रही है। गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता होने के साथ साथ असम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इस नाते असम चुनाव में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार गौरव गोगोई ही माने जा रहे हैं। गोगोई ने जवाब दे दिया, लेकिन उनके बचाव में कांग्रेस के किसी बड़े नेता का न आना और हेमंता पर पलटवार न करना आज थोड़ा हैरान तो कर रहा है। जबकि गोगोई पर हेमंता ने जो हमला किया है उसमें निशाने पर हेमंत बिस्व शर्मा ने तो कांग्रेस को ही लिया है। अब आगे बात भारत यूएस ट्रेड डील की करेंगे, जिसे लेकर भ्रम के बादल आज कुछ और छटे। आज कृषि मंत्री ने देश को उन प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट पढ़कर सुना दी जिन्हें लेकर किसानों के मन में भ्रम पैदा किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। ट्रेड डील को लेकर विपक्ष सरकार पर अमेरिका के आगे सरेंडर करने का आरोप लगा रहा है। आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका पूरी तैयारी के साथ एक जवाब रखा। बीजेपी के लिए आज अच्छी खबर संघ की तरफ से भी आई। आज आरएसएस ने ट्रेड डील को एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत के आज के बयान की बारीकी में अगर जाएं तो उन्होंने कुछ किंतु परंतु भी लगाए हैं और कुछ नसीहतें भी सरकार को दी हैं कि इस तरह की ट्रेड डील में सरकार को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। 2 दिन के बाद सोमवार को संसद की कार्रवाई अब शुरू होगी, तो लगभग तय है विपक्ष फिर हंगामा करेगा। यूएस ट्रेड डील में सरकार पर अमेरिका के आगे सरेंडर करने का आरोप भी लगाएगा, कोशिश करेगा कि सदन न चल पाए। ऐसे में मुंबई में बॉलीवुड की बौद्धिक क्लास के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने और मुद्दों के साथ साथ भारत यूएस ट्रेड डील पर भी संघ के मन की बात रखी। भागवत ने ज्यादा ना तो तारीफ की और ना ही ज्यादा आलोचना की। उन्होंने एक तरीके से वो मध्य मार्ग, बीच की लाइन ली है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार तो चलेंगे, आइसोलेशन में आज कोई देश जी नहीं सकता। तो लेन देन चलेगी, तो डील्स होंगे और डील्स में कुछ मिलेगा, कुछ देना भी पड़ेगा, ऐसा ही रहता है। तो कम से कम नुकसान अपना हो, नुकसान अपना न हो, बने तो विन विन डील करे, नहीं तो अपना विन तो श्योर करे। किसान अपना मालिक होना चाहिए। तो अब संघ प्रमुख की बातों को अगर डिकोड करें तो फिर उन्होंने जो कहा, यूएस इंडिया ट्रेड डील पर संघ की सहमति, उम्मीद है सरकार ने फायदे की डील की होगी, सुनिश्चित हो किसानों का नुकसान ना हो, हर नया प्रोडक्ट भारत में आए ये जरूरी नहीं है, डील उन्हीं प्रोडक्ट तक सीमित रहे जिनकी जरूरत हो। अब मोहन भागवत का बयान बड़ा है क्योंकि यूएस से ट्रेड डील को लेकर संघ के भीतर भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच से विरोध में आवाजें बुलंद हुई थी। किसानों को लेकर चिंता संघ से जुड़े इन संगठनों की तरफ से जताई गई थी। वहीं भोपाल में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गारंटी दे दी, ट्रेड डील से किसानों के हितों पर रत्ती भर आंच नहीं आएगी, बल्कि ये तो किसानों के फायदे की डील है। भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। हमारे वो सारे कृषि उत्पाद जो हमारे किसानों की मूल ताकत है, उन सबको इस समझौते से बाहर रखा गया है। बरसों तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया, लेकिन ना तो उन्होंने किसानों के लिए, किसानों को कोई वैश्विक बाजार से जोड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी के समय दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उसको 11वें स्थान पर पहुंचा दिया था। अब हम 3रे स्थान पर पहुंचने की ओर तेजी से अग्रसर हैं।
अब देखिए, यूएस डील को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इससे देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। डर फैलाया जा रहा है कि भारत जब अमेरिका से मक्का, सोयाबीन खरीदेगा तो देश में किसानों को अपनी फसलों के दाम कहां मिलेंगे, और जब अमेरिका से डेयरी प्रोडक्ट भारत आने लगेंगे तो भारत का डेयरी उद्योग तो तबाह हो जाएगा, जो 9 लाख करोड़ रुपए का है और जिससे सीधे सीधे 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं विपक्ष सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने एक सांस में उन चीजों की लिस्ट पढ़ दी जो इस डील में नहीं है, जिन पर अमेरिका को कोई छूट भारत की तरफ से नहीं दी जा रही है। इससे पहले एबीपी न्यूज से खास बातचीत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कह चुके हैं कि यह भारत के हित में की गई ऐतिहासिक डील है। इसमें किसानों के फायदे के सौदे हैं, न कि उनके नुकसान के। किसान, खेती और दूध, मिल्क उत्पादन और उस सेक्टर का डेयरी, सो एग्रीकल्चर एंड डेयरी का इंटरेस्ट कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहेगा। भारत के किसान समझदार हैं, भारत के किसान अच्छी भली बातें जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना संवेदनशील किसानी क्षेत्र के प्रति और किसानों के प्रति आज तक कोई नेता प्रधानमंत्री बना नहीं है। उनका दिल किसानों में है। सरकार के तेवर बता रहे हैं, ट्रेड डील को लेकर वो फ्रंट फुट पर खेलेगी। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बोफोर्स डील वाले लोग उनकी 9 ट्रेड डील को पचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन रिफॉर्म एक्सप्रेस अब रुकने वाली नहीं है। आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बोफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। और जनहित में बात अब बिहार से आई उस खबर की जिसने सुशासन वाली सरकार में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बिहार के दरभंगा में एक नाबालिग की रेप के बाद हत्या कर दी गई है। इस बार हैवानियत का शिकार 6 साल की एक मासूम बच्ची बनी है। इस खौफनाक वारदात के बाद दरभंगा में बवाल हुआ। लोग खुद ही आरोपी को सजा देने की मांग पर अड़ गए। हंगामे, आगजनी और पत्थरबाजी की ये तस्वीरें दरभंगा के लहेरिया सराय इलाके की हैं, जहां 6 साल की एक मासूम से रेप और हत्या की वारदात से लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। दिल दहला देने वाली ये वारदात दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की है, जहां शनिवार देर शाम 6 साल की एक बच्ची दरिंदगी का शिकार बन गई। परिजनों के मुताबिक बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ घर के पास ही खेल रही थी, तभी एक शख्स बच्ची को जबरन अपने साथ लेकर फरार हो गया। जानकारी मिलते ही परिजनों ने बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन देर रात इलाके में ही मासूम का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। 7 बजे का कांड है ये। 7 बजे के बाद उसका मम्मी किसी को नहीं बता रहा है, घर में सोच रहा है कि यहीं पे किसी घर में होगा। अपना पहले खोज रहा है वो, उसके बाद नहीं मिला। 10 बज गया और घर पर सोचना गया बच्चा बुआ खो गया है। परिवार वालों से खबर मिलने पर बच्ची को तलाशने के लिए खुद दरभंगा एसएसपी भी रात में ही मौके पर पहुंच गए, लेकिन पुलिस और लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि बच्ची की बड़ी बहन के बयान के आधार पर आरोपी की पहचान करके उसे हिरासत में ले लिया। और अब वक्त हो चुका है जनहित स्पेशल का, और आज का जनहित स्पेशल है ओवैसी से मोहब्बत, किसके लिए मुनाफे की सियासत। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक चुनावी मंच से बड़ा खुलासा कर दिया। दावा कर रहे हैं बीजेपी और आरएसएस को उनसे मोहब्बत है, लेकिन बदले में वो बीजेपी और संघ से मोहब्बत नहीं करते। तेलंगाना के करीमनगर की चुनावी रैली से मुस्लिम वोटों के महाबली ओवैसी ने ऐसी बातें कही जिनसे उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक खलबली मचनी तय है। अब सवाल यह है कि अगर ओवैसी के चुनाव निशान पतंग ने अखिल भारतीय उड़ान भरी तो इससे किसे नफा होगा, किसे नुकसान होगा। इस लिहाज से हालिया चुनाव के नतीजे क्या कह रहे हैं, आंकड़ों और तथ्यों के साथ पूरा विश्लेषण खास तौर पर आज हमारी जनहित स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपके लिए तैयार किया है।
दूसरा ये क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, हैदराबाद से क्यों आया, निकाल लो सिक्योरिटी। मौत का एक ही दिन है, एक ही वक्त है। जब तक साफ नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। क्या असदुद्दीन ओवैसी से बीजेपी को मोहब्बत है? कि आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझे आपसे नहीं है। क्या मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले मजलिस सुप्रीमो से नफरत करते हैं? अखिलेश यादव अपने 5-5, 6 MP को भिजाए, जाओ जाके सीमांचल में मजलिस की कामयाबी को रोको। क्या भाईजान वाकई आने वाले वक्त में देश की सियासत का गेम बदल देंगे? हाँ, गेम बदल देंगे। पहले बिहार विधानसभा और फिर महाराष्ट्र निकाय चुनाव में कामयाबी से असदुद्दीन ओवैसी का हौसला 7वें आसमान पर। वो चुनावी पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंद कैसी भी हो, किसी की भी हो, बीजेपी की या बीजेपी विरोधी दलों की, वो हर सियासी बाउंसर को बाउंड्री पार पहुंचाने में जुटे हैं। ओवैसी ने ताजा तरीन जुबानी सिक्सर तेलंगाना के करीमनगर में मारा, जहां वो निकाय चुनाव में AIMIM की पतंग को नई उड़ान देने पहुंचे थे। बीजेपी और RSS के लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं, आप सुबह शाम अपनी घर में जो रूप से ज्यादा मुझे याद करते हैं, शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप याद करिए, क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझे आपसे नहीं है। ओवैसी ने इस एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। एक बीजेपी जो उनकी मुस्लिम पॉलिटिक्स को दिन रात कोसती है, और दूसरे वो तमाम राजनीतिक दल जिनके मुस्लिम वोट पर ओवैसी धीरे धीरे कब्जा जमाते जा रहे हैं। ओवैसी की जुबानी इस मोहब्बत और नफरत के मायने क्या है, इस पर बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सियासी तरानों को सुनना जरूरी है। अरे ओवैसी साहब, हमें आपसे क्यों मोहब्बत होने लगी, लेकिन आपका एक बात तय है, आपका तो मोहब्बत सिर्फ एक ही चीज से है। हाय दिल धड़कता है इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए। अरे कभी देश से भी मोहब्बत कर लो। और आप तो ऐसी लैला हो जिसका कोई मजनू ही नहीं है, और बात मोहब्बत की करते हैं। ओवैसी साहब के सारे बयान भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मदद पहुंचाते हैं। वो चुनावी राजनीति में हो, सामाजिक राजनीति में हो, या सांप्रदायिकता की जहर की खेती में हो, और या फिर सांप्रदायिक वोटों की फसल को काटने में। ओवैसी और कुछ राजनीतिक दल अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर करते हैं। ये जरूरी नहीं कि ओवैसी का चुनाव लड़ना हमेशा बीजेपी को फायदा पहुंचाए, लेकिन ये जरूर है कि चुनावी मैदान में उनके उतरने से मुस्लिम वोट की राजनीति करने वालों को तगड़ा नुकसान होता है। पिछले साल का बिहार विधानसभा चुनाव इसका गवाह है, जहां लाख कोशिशों के बावजूद महागठबंधन वाले ओवैसी को मात देने में कामयाब नहीं हुए। ये मजलिस के मुखालिफिन बड़े परेशान हैं कि बिहार में समझे थे कि बिहार में मजलिस को रोक देंगे, मगर मजलिस वहां पर कामयाब हो गई। अखिलेश यादव अपने 5-5, 6 MP को भिजाए, जाओ जाके सीमांचल में मजलिस की कामयाबी को रोको। जितना झूठ इल्जामात लगा सकते थे लगाए, मगर नतीजा क्या निकला? 0 निकला। मजलिस कामयाब हो गई। ये सच है, समाजवादी पार्टी ने आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन की मदद में इकरा हसन, अफजाल अंसारी समेत अपने मुस्लिम सांसदों की पूरी टोली बिहार के सीमांचल में उतार दी। बावजूद इसके AIMIM सीमांचल की 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। ओवैसी ने पूरे बिहार की 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए और इन 28 सीटों पर AIMIM को 15% से ज्यादा वोट मिले। इसके बाद महाराष्ट्र के निकाय चुनाव, तो एक बार फिर से ओवैसी ने उन नेताओं के पसीने छुड़ा दिए जो उन्हें बीजेपी की बी टीम बताते नहीं थकते। महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ तो सब बोले नहीं कुछ नहीं होगा, औरंगाबाद में फुला होगा, औरंगाबाद में ये होगा। मीडिया वाले मेरे को ही बोले औरंगाबाद में क्या होगा, मैंने कहा औरंगाबाद में नानखलिया होगा। नानखलिया खाए
खाए कभी खाए? वो गाढ़ा रहता बड़े का। एक टाइम खाए तो 12 घंटे तक पेट फुल रहता। हम बोले नान खलिया होऊंगा, 33 जीत गए। अपने वोट बैंक को गोलबंद करने का यही अंदाज़ बयां चुनाव दर चुनाव ओवैसी की कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। महाराष्ट्र की 13 महानगर पालिकाओं में एआईएमआईएम ने कुल 125 सीटें हासिल की। पिछली बार महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एआईएमआईएम को सिर्फ 56 सीटें ही मिली, जिसमें इस बार 123% का उछाल है। पूरे महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी एससीपी की 36 सीटों से करीब 3.5 गुना और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को मिली 13 सीटों से करीब 10 गुना सीटें ज्यादा हासिल की। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में यूपी की सत्ता के दावेदारों में शुमार समाजवादी पार्टी को जहां सिर्फ 8 सीट नसीब हुई, वहीं बीएसपी को महज 6 सीटें मिली। बात अगर बीएमसी की करें तो यहां ओवैसी की पार्टी को 8 सीटें मिली, जो राज ठाकरे की पार्टी को मिली 6, अजीत पवार की पार्टी को मिली 3, शरद पवार की पार्टी को मिली 1 और अखिलेश यादव की पार्टी को मिली 2 सीटों से ज्यादा है। मुंबई में गए, वहां पर अखिलेश यादव का खर्चा उतारना था। अतीक हमारा बच्चा 8 कारपोरेटर हैं शिवाजी मानखुर्द में, 6 मंजिल जीत गई। परेशान एक दलित जीता 8 कारपोरेटर मुंबई में, और मंजलिस ने किसको लीडर बनाया? अपनी पार्टी का मुंबई के बल्दिया में उबाले साहब को, दलित है वो, उनको बनाया। एआईएमआईएम का चुनाव निशान पतंग है। सहयोग देखिए, मकर संक्रांति के दिन ही महाराष्ट्र में नगर पालिका के लिए मतदान हुए, जिसमें ओवैसी की पतंग ने मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वालों की उम्मीदों की डोर बुरी तरह काट दी। इस चुनाव में बीजेपी और महायुति ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं की कुल 2,869 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 1,425 सीटें मिली, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति ने 29 में से 25 महानगर पालिकाओं में बहुमत हासिल किया। बड़ी बात यह है कि इस जीत में भी विरोधियों ने ओवैसी की पार्टी को बड़ा फैक्टर माना है। गौर करने वाली बात यह है कि एआईएमआईएम ने आरएसएस और बीजेपी के गढ़ नागपुर में भी सीटों का छक्का मार दिया, जिसका ओवैसी ने शनिवार को करीमनगर की रैली में खास तौर पर जिक्र किया। नागपुर में मजलिस के 6 कारपोरेटर जीतकर मोहन भागवत को बताए, देखो हरा झंडा, 6 जीते। अब इस पे सब परेशान, सेक्युलर कम्युनल, ये क्या हो रहा है? ओवैसी की नजर अब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। वैसे तो 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी पिछले 3 चुनाव से लगातार सत्ता में हैं। उनकी जीत में एकमुश्त मुस्लिम वोट का बड़ा फैक्टर माना जाता है। लेकिन अब की बार पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के सूत्रधार और शिल्पकार हुमायूं कबीर की पार्टी जेयूपी और एआईएमआईएम में गठजोड़ की चर्चा बेहद तेज है। दोनों पार्टियों में नजदीकी का सबूत 31 जनवरी को सामने आया, जब हुमायूं की रैली के मंच पर ओवैसी के नुमाइंदे नजर आए। जिस तरह से ओवैसी ने पहले बिहार विधानसभा और फिर महाराष्ट्र निकाय चुनाव में दमदार प्रदर्शन किया, उसे देखते हुए पश्चिम बंगाल में ओवैसी और हुमायूं कबीर का साथ आना यकीनन ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। पश्चिम बंगाल में 27% से ज्यादा मुसलमान हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को पश्चिम बंगाल के 75% मुसलमानों के वोट मिले। 2021 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सभी सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और वोट मिले सिर्फ 0.02%। लेकिन बिहार और महाराष्ट्र की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी अगर ओवैसी की पतंग उड़ी तो फिर खेल बदल सकता है। हाँ, गेम बदल देंगे। अगर ममता बनर्जी से मुस्लिम वोट छिटके, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बटे, तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ऐसे में बीजेपी भी ओवैसी और हुमायूं के संभावित गठजोड़ को मुगलिया खेमेबंदी करार दे रही है, जबकि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 2 मुस्लिम पार्टियों में करीबी को बीजेपी का गेम बता रही है। वो लोग पहले अलायंस कर ले, कौन किसका हाथ पकड़ेगा,
हुमायूं बाबर का हाथ पकड़ रहा है, बाबर का हाथ और दूसरा कौन पकड़ेगा, सलीम पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पहले उन लोगों को तय करने दीजिए, बाद में हम देखेंगे। मुगलों को पहले तैयार हो जाने दीजिए, उसके बाद शिवाजी लड़ाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी का खेल है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कराने के लिए लोग ये बताते हैं कि तमाम तरीके के पैसे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाद सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, जो 2027 में होगा, जिसके लिए AIMIM ने BSP को गठबंधन का न्योता दिया है, जिसे अगर मायावती ने मंजूर किया तो यकीन मानिए यूपी की राजनीति का खेल बदल सकता है। अगर दलितों की पार्टी BSP और मुसलमानों की पार्टी AIMIM ने हाथ मिला लिया और इस गठजोड़ को दोनों तबकों का साथ मिल गया तो फिर नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। मायावती और ओवैसी का गठजोड़ सीधे सीधे अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले को चोट दे सकता है। BSP का MIM का जो अलायंस हो सकता है कि अगर हो, हमारी कोशिश तो है, तो यही नेचुरल अलायंस होगा और यही 20-20 मिलके 40 होगा। यूपी में मुस्लिम आबादी 19% से ज्यादा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के 79% मुस्लिम वोट अखिलेश यादव को मिले, जबकि ओवैसी की पार्टी को कुल वोट मिले सिर्फ 0.49%। AIMIM ने पूरे उत्तर प्रदेश में 95 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे, लेकिन सभी सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में AIMIM किसी के संग या अकेले चुनाव लड़ेगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ओवैसी ने BMC चुनाव से ही अखिलेश यादव की दुकान पर ताला लगाने का दावा करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। कुछ नतीजे गवाह हैं, जिनके जरिए ओवैसी खुद को मुस्लिम वोटों का मसीहा समझने वाले राजनीतिक दलों को जोर जोर का झटका दे चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद सीट पर बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने 17,578 वोटों से जीत दर्ज की। उन्हें 85,215 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आदिल अहमद खान, उन्हें 67,637 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर AIMIM प्रत्याशी ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले। यानी इस सीट पर ओवैसी की पार्टी का आम आदमी पार्टी की हार में बड़ा योगदान रहा। हालांकि दिल्ली की ही ओखला सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मनीष चौधरी को AIMIM की मौजूदगी से भी जीत नहीं मिली। यहां आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने 23,639 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें वोट मिले 88,943, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 65,304 वोट मिले। AIMIM की शिफा उर रहमान खान को 39,558 वोट मिले। इस तरह से कोई जरूरी नहीं कि हर बार ओवैसी की पार्टी की मौजूदगी बीजेपी के लिए ही फायदेमंद हो, लेकिन मुस्लिम वोट बढ़ते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा यकीनन बीजेपी को होता है। मुस्लिम वोट अगर बढ़ते हैं तो भाजपा को फायदा होगा, लेकिन हमने ये भी देखा है कि मुस्लिम वोट एक तरफा भाजपा के खिलाफ पड़ता है। अब वो किसका उम्मीदवार मजबूत होगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी ये देखा गया है कि AIMIM के कारण 2-3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार का बहुत कम अंतर से हार का सामना करना। अब क्या उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी ओवैसी बीजेपी के मददगार बनेंगे? इन दोनों राज्यों के नतीजों पर राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की पैनी नजर रहने वाली है। और आइए अब देखते हैं आज का जनहित मंत्र। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जनहित में आज इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।